Welcome to this lecture. So this is a lecture for GS1, okay, poverty and associated issue, plus GS2 poverty and hunger, and even plus GS3 जहां पर आपको पीडीएस रिफॉर्म्स बफर स्टॉक रिफॉर्म्स आता है। तो आजकल यूपीएससी साइलोज में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। तो हो सकता है कि जो जीएस3 जीएस2 का कंबाइंड कंसेप्ट है वो जीएस1 में एज अ क्वेश्चन मैनिफेस्ट हो जाए। तो हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है, यूपीएससी को नहीं कोसना है कि यार ये यूपीएससी ने जीएस3 का क्वेश्चन जीएस1 में क्यों डाल दिया। ओके, सो पोवर्टी एस्टिमेशन इज एक्चुअली अ टॉपिक फ्रॉम योर जीएस1 पोवर्टी एंड एसोसिएटेड इशू, लेकिन हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर जाए 2 और 3 में भी, पेपर 2 और 3 में भी। तो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है। सबसे पहले लेट अस डिफाइन पोवर्टी। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि दिस डिफाइनिंग पोवर्टी वाला जो पार्ट है, इससे आप अच्छा इंट्रोडक्शन निकाल सकते हो। मैंने आपको डीडीआर मॉडल बताया था ना, एवरीबडी नोज व्हाट इज द डिफाइन डेटा एंड रिपोर्ट मॉडल। तो कभी भी आप जब डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हो तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अगर किसी एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जोड़ लो अपने इंट्रोडक्शन में, सो इट लेंड्स क्रेडेंस, ओके, इट लेंड्स लेजिटिमेसी टू योर इंट्रोडक्शन की यार ये लड़के ने जरूर या इस लड़की ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। सो डिफाइनिंग पॉवर्टी में इसीलिए मैंने इस डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पॉसिबल, उनके सारे डेफिनेशन उनके वेबसाइट से निकाल के आपको दे दिया। सो वर्ल्ड बैंक जो है वो पॉवर्टी को थ्रेशोल्ड के बेसिस पर डिफाइन करता है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, okay, people who live below $1.9 a day according to the 2011, okay, 2011 का जो इनका लाइन था परचेजिंग पावर पैरिटी वाला, उसके हिसाब से अगर $1.90 से नीचे रहते हैं, सो दे आर एक्सट्रीमली पुअर, दे आर एक्सट्रीमली पुअर। उसके साथ साथ मॉडरेट पुअर्टी में अगर बात करो तो जो $3, ओके, 20 सेंट से नीचे रहते हैं, कितना हो जाता है $1, ओके, $2 करीब कितना है हमारा, 165 रुपए के करीब। तो जो लोग 165 रुपए से नीचे रहते हैं, 165 रुपए से कम रहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली पुअर। एंड जो लोग अराउंड $3 कितना होता है, $3 अराउंड 80 × 3 240 250 रुपीज 260 रुपीज के करीब, उसके नीचे रहते हैं, 260 रुपए से नहीं, डे बोल रहे हैं ना, अ डे यहाँ लिखा हुआ है, ओके, अ डे, हर दिन। तो 260 रुपए से नीचे रहते हैं, दे आर अंडर मॉडरेट पॉवर्टी। ठीक है। पीपीपी के हिसाब से 40 रुपए ही होगा ना, नहीं 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 नहीं, तो देखो पीपीपी दूसरा तुम बोल रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि डॉलर को एडजस्ट कर रहे हो रुपए के अगेंस्ट। व्हाट इट इज सेइंग इज बेसिकली कि अगर हम नॉमिनल में बात करें, सबको पता है व्हाट इज नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब कि एक्चुअल में कितना है, मतलब एक्चुअल इन द सेंस कि डॉलर टर्म्स में, रॉ टर्म्स में कितना है। तो इंडिया का पीसीआई है 2500 के अराउंड। वेयर आज जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, किसी को डाउट है, एनीबडी हेयर हु डजंट नो व्हाट इज पीपीपी, मुझे डायरेक्ट मैसेज में बता दो, आई डोंट नो तो मैं बता दूंगा व्हाट इज पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, आई टेल, ओके, कोई कोई इशू नहीं। ठीक है। ओके, तो पीपीपी देखो क्या होता है, थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं उसके बाद, ताकि आपको आगे के लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। दो कंसेप्ट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी कैलकुलेशन एंड पर कैपिटा कैलकुलेशन। जीडीपी मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज पर कैपिटा। पर कैपिटा का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी को बाय पॉपुलेशन, जो जीडीपी है आपकी उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो आपका पर कैपिटा इनकम, मतलब हर आदमी कितना कमा रहा है। इट इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेट्रिक, बिकॉज यहाँ पर मुकेश अंबानी को भी $2500 बोल रहे हैं, और एक रिक्शे वाले को भी $2500 बोल रहे हैं। दोनों में फर्क है, मुकेश अंबानी इज अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर एंड इट इज डिस्टॉर्टिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला ये जो है वो सेम है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी बाई पॉपुलेशन। $4 ट्रिलियन की जीडीपी है इंडिया की, उसको आप डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो 1.6 बिलियन पीपल से, तो जो नंबर आएगा दैट विल बी दी पर कैपिटा इनकम। सभी को समझ आ गया, यस और नो में बताते जाना, ओके, सो दैट आई ऑल्सो नो कि आगे बढ़ना है कि नहीं। ठीक है, अब आगे सुनो। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दो तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हो, एक है नॉमिनल और एक है, ओके, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी।
अब व्हाट इज नॉमिनल एंड व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी? नॉमिनल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल रॉ टर्म्स में कितना कमाया, डॉलर के टर्म्स में कितना कमाया। तो मान लो कि आपने $2500 कमाए, सो वो $2500 काउंट होंगे। आपकी सैलरी इंडिया में $2500 है, तो आप $2500 वो काउंट होगा एग्जैक्टली exactly। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में ये देखा जाता है कि वो $2500 कितना दूर जाएगा, किस कंट्री में। इंडिया में $2500 में आप एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हो। ओके, $2500 अगर महीने का कमा रहे हो तो उसमें मेड चार चार पांच मेड नौकर रख सकते हो आप। उसमें आप एक लग्जूरियस सोसाइटी में रह सकते हो, गुड़गांव वगैरह में रेंट पे। उसमें आप अच्छा खाना खा सकते हो बाहर जाके। लेकिन यही $2500 अगर मैं कैलिफोर्निया में बोलूं, तो दिस इज एक्चुअली अ पुअर पुअर्स वेज। वहां के पुअर का वेज है, बिकॉज वहां पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है। तो पर परचेजिंग पावर पैरिटी जस्ट सीज हाउ फार द डॉलर गोज। नॉमिनल मतलब कि एग्जैक्टली exactly, आपने अगर $2500 यहां कमाए, इंडिया में कमाए, और $5000 कैलिफोर्निया में कमाए, तो नॉमिनल का मतलब क्या है? नॉमिनल का मतलब है कि 2500 वर्सेस 5000 ऑन दी फेस वैल्यू। लेकिन $2500 में इन इंडिया यू कैन लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, बिकॉज $1 गोज वेरी फार इन इंडिया, वेयर एज इन कैलिफोर्निया $1 डजेंट गो वेरी फार। ठीक है। ओके, यस, वीएस ने जो अभी ये इमोटिकॉन्स भेज रहा है वो जरा देख लो। दैट इज एक्चुअली ओके, दैट इज एक्चुअली व्हाट पीसीआई इज। ओके, सॉरी, पीपीपी इज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिबेटेबल। what you are saying is not standard of living, it is rather quality of life। ओके, यू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप इंडिया में रह सकता है, मैकडोनल्ड्स यहाँ भी खा सकते हो, वहां भी खा सकते हो। ओके, यहाँ पर भी आप अच्छे घर में रह सकते हो, वहां भी रह सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फाइन, दोनों जगह आप अटेन कर सकते हो। व्हाट यू माइट बी आस्किंग इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एन इंटेंजिबल दैट इज नॉट कैलकुलेटेड इन द पीपीपी। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आ जाता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ में द एयर यू ब्रीथ। मतलब कैलिफोर्निया में अगर 100 AQI के पार चला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार चला जाता है, तो वहां स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज रीडिंग इन, आई थिंक स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहा है। स्टैनफोर्ड इज इन कैलिफोर्निया इफ आई बिलीव। तो उसके वहां पर ना बुश फायर आ गया था। ओके, वहां के जो जंगल में आग लग गई थी, उसके वजह से वहां का AQI 104 हो गया था। तो उसको एक ईमेल आया अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से दैट ऑल क्लासेस आर सस्पेंडेड और आपको आने की जरूरत नहीं है। भाई, दिल्ली में जब 104 AQI होता है ना, तो सेलिब्रेशन होता है। ओके, आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं हमने किया, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने जी किया, और दिल्ली की हवा साफ हो गई। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट दिस इज नॉट, ओके, दिस इज नॉट बेसिकली काउंटेड इन द पीपीपी। अब हम थोड़ा सा स्कोप को वापस कम करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? हैव यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट इज पीपीपी एंड व्हाट इज नॉमिनल? हाँ या ना बता दो, नहीं तो फिर समझाऊंगा। हाँ या ना बता दो, नहीं तो फिर समझाऊंगा। क्लियर है सभी को? ओके। ओके, अब हम आते हैं यूएनडीपी। तो यूएनडीपी जो है, इसका एक ब्रॉडर अप्रोच है, दैट इज द मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। ओके, अभी हमने कल ही बात की थी, आई थिंक वजीक वाज आस्किंग और गैमलर वाज आस्किंग। आई थिंक अंकित ने पूछा था कि मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग वाला है, नीति आयोग वाला है, उसके बारे में पूछा था। एनीवेज, तो जो यूएनडीपी है वो एक ब्रॉडर, ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ब्रॉडर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेता है। इसका कहना है कि सिर्फ पैसे से नहीं होता है। यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड स्टिल बी पुअर। अगर हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी और लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो अभी आई थिंक सीजे वाज आस्किंग, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सही नहीं है। ओके, तो इंडिया और यूएस का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स आप बना सकते हो यहाँ पर भी। अगर आपके पास इनफ मनी है तो यू कैन मिमिक द लिविंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर भी मर्सिडीज चला सकते हो, यहाँ पर भी आप अच्छे कपड़े नाइकी एडिडास पहन सकते हो, लेकिन आपको क्या है, वही पोल्यूशन, वही गंदा पानी और वही ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है। ये जो है नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया था, इसको मिमिक करने के लिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें इसने क्या किया था, नीति आयोग ने एक बदमाशी की थी छोटी सी। उसमें उन्होंने बैंक अकाउंट एक्सेस को
ऐड करके, ताकि जो डेटा है वो थोड़ा सा इंडिया के फेवर में स्क्यू हो जाए, इंडिया के फेवर में स्क्यू हो जाए, इसलिए उन्होंने बैंक अकाउंट, तो जनधन योजना की वजह से इंडिया का जो ओके सर्विसेबिलिटी है बैंकिंग का, बैंकिंग सर्विसेज का, वो बढ़ चुका है। तो यूएनडीपी ने ये कहा है कि भाई देखो, हम ये नहीं मानते कि सिर्फ इनकम के हिसाब से पोवर्टी को हमें डिफाइन करना चाहिए, उसमें हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, गुड क्वालिटी एजुकेशन, द लिविंग स्टैंडर्ड शुड बी गुड, ओके, टू मेजर पोवर्टी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट और लेबर वाला एक क्राइटेरिया लेता है, उसमें क्या करता है, वर्किंग पोवर्टी को डिफाइन करता है, और वर्किंग पोवर्टी में क्या बोलता है कि एम्प्लॉयड पीपल के हाउस होल्ड में झांक के देखता है, एंड ओके एम्प्लॉयड नहीं, एमपीआई जो यूएनडीपी वाला है इट डजंट कवर, नीति आयोग वाले में बैंक अकाउंट है। एनीवेज आईएलओ में क्या बोलता है, एम्प्लॉयड पीपल जो है ओके लिविंग इन हाउस होल्ड जहां पर मेंबर्स हैव टू सर्वाइव ऑन एन इनकम बिलो द पोवर्टी लाइन, मतलब आप गेनफुली एम्प्लॉयड है, आप कहीं पर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप एक पुअर है, उसके उसको क्राइटेरिया बना के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काउंट करता है। अब हम आ जाते हैं ओईसीडी में। ओईसीडी का मेंबर इंडिया है, यस और नो? इज इंडिया मेंबर ऑफ ओईसीडी, यस और नो? जल्दी से बता दो। ओके, सो ओईसीडी जो है इट ऑफन यूजेस अ रिलेटिव पॉवर्टी मेजर, ओके, वो ये देखता है कंपैरेटिव पॉवर्टी देखता है कि कौन आप किससे पुअर हैं, ओके, एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो चलो एक हो गया कि आप एक लाइन के नीचे हैं तो यू बिकम पुअर बाय डिफॉल्ट, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी आल्सो, वो हमने कल डिस्कस की थी, जिसमें कि आप यू आर एबल टू हायर एन ऑटो, लेकिन एक आपका दोस्त उबर से जा रहा है, तो आप यू आर रिलेटिवली पुअर देन दैट गाय, ठीक है, ओके। सो इट डिफाइंस पोवर्टी, ओईसीडी का जो डेफिनेशन है, ओईसीडी का जो डेफिनेशन है, ऑल्दो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट, बट ओईसीडी के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है। ओईसीडी जो है इट डिफाइंस पोवर्टी एज लिविंग इन अ हाउस होल्ड विथ एन इनकम विच इज बिलो 50% ऑफ द नेशनल मीडियन इनकम। इसका मतलब क्या है कि अगर पर कैपिटा इनकम इंडिया का 2500 है, तो 1200, 1250 के नीचे अगर कमा रहे हो, $1250 के नीचे कमा रहे हो, तो आप पुअर कहलाओगे, ओके, अगर $1250 के नीचे आप कमा रहे हो तो आप पुअर कहलाओगे, ओके। यूनाइटेड नेशंस का जो पुअर्टी डेफिनेशन है, इट गोज बियॉन्ड इनकम एंड कंजम्पशन, इट इंक्लूड्स हंगर, मैल न्यूट्रिशन, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज, उसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन भी होता है। कल की क्लास में जब हम कॉजेज ऑफ पुअर्टी डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने इंडिया का आपको कंसेप्ट बताया था कि कैसे अगर एक गुड स्टूडेंट है फ्रॉम अ लोअर कास्ट एंड फ्रॉम अ कम्युनिटी विच इज ऑस्ट्रेसाइज्ड इन द सोशल स्ट्रक्चर, तो उसको कैसे उसकी अपॉर्चुनिटीज को बंद किया जाता है, उसको ऑस्ट्रेसाइज करके उसको कम अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, तो वो यूनाइटेड नेशंस उसको भी फैक्टर इन करता है, ओके। अब हम आ जाते हैं पोवर्टी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। अभी तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट दैट यू गाइज माइट हैव? नो डाउट, ओके। अब हम लोग पोवर्टी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। सो कॉलोनियल इंपैक्ट क्या था? कॉलोनियल इंपैक्ट था सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट इज वेरी न्यू, मतलब हम जब मैं बोलूंगा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपके माइंड में क्या आती है? कैन यू टेल मी? व्हेन आई से द वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपके माइंड में क्या आता है? फैक्ट्रीज आता है, चिमनीज आती है, फैक्ट्रीज आता है जैसे जिसमें हैवी मटेरियल कुछ बन रहा है, यस, स्टीम इंजन आता है, लेकिन एक्चुअली में ओके दैट इज नॉट द ओनली इंडस्ट्री। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कॉलोनियल इंपैक्ट का, मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद इज अ प्लेस इन बंगाल एंड इट वाज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट प्लेसेस। मुर्शिदाबाद जो है इट इज परहैप्स वन ऑफ द वेल्दीएस्ट प्लेसेस, जहां पर आर्टिजन्स की कम्युनिटी फाइन मसलिन क्लोथ क्या करती थी, फाइन मसलिन क्लोथ वगैरह जो है सिल्क के क्लोथ उसको बना के वर्ल्ड में भेजती थी, और वहां के जो आर्टिजन्स थे एंड दे वेर अ वेरी प्रॉस्पेरस कम्युनिटी, वो क्या थे? दे वेर वेरी प्रॉस्पेरस कम्युनिटी, तो मैं इसको भी इंडस्ट्री में काउंट करूंगा। और इन्हीं लोगों को मुर्शिदाबाद को इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने
इसको डी इंडस्ट्रियलाइज करके जितने भी प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स थे हु वेर अर्निंग वेरी वेल बाय मेकिंग फाइन मसलिन एंड सिल्क क्लोथ्स टू सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच वेर इन हाई डिमांड, विच वेर इन हाई डिमांड, मुर्शिदाबाद को क्या किया, खत्म करके आर्टिजन्स को लैंडलेस पीजेंट्स बना दिया। वही आर्टिजन्स हु वेर अर्निंग अ गुड अमाउंट वेर नाउ लैंडलेस पीजेंट्स। तो ये बहुत हुआ था, एंड ये हुआ क्यों? बिकॉज द आर्टिजन्स वेर रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। चीप एंड बैड क्वालिटी फैक्ट्री प्रोडक्ट रिप्लेस दी हैंड वोवन एंड सुपीरियर प्रोडक्ट। और जो चीप था तो उसका जो मार्केट था, ओके, पीपल स्टार्टेड बाइंग दैट चीप प्रोडक्ट। और मुर्शिदाबाद जो है उसमें जानबूझ के वहां पर क्या किया, आर्टिजन्स पे सैंक्शंस लगा दिए, आर्टिजन्स पे सैंक्शंस लगा दिए। जितने भी हमारे बड़े पोर्ट्स थे, अच्छे पोर्ट्स थे, एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया में जो प्रॉस्पेरस पोर्ट्स थे, उनको उन्होंने क्या किया, उनको डिक्लाइन में ले आए और अपना पोर्ट्स जैसे कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, इन 3 जगह पे उन्होंने सारा जो रिसोर्सेज है लूट के और वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। सो पोवर्टी इज एक्चुअली अ ब्रिटिश, ओके, अ ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी वी कैन से दैट, ओके, हम पुअर नेशन कभी नहीं थे। 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी तक सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, चाइना के पीछे थे हम, ओके, कभी कभार चाइना से ऊपर भी चले जाते थे व्हेन द चाइनीज वेयर इन समवॉट डिक्लाइन, लेकिन हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे हम रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे हम रहे हैं, ठीक है। नहीं, they banned, did not ban, yes they banned the import of machinery so that we can be extracted from for raw materials, ताकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना नेटिव इंडस्ट्रियलिस्ट ऊपर ना आ सके। यस वैभव। हाँ, मगर सर इसी का अगर इससे काउंटर पॉइंट अगर सर ले, जो कि सब ब्रिटिशर्स हमेशा कहते हैं कि सर जो अमीरी जो थी वो सिर्फ सर फ्यूडल लॉर्ड्स की पर ही वो लिमिटेड थी सर। जो पूरा का सर जो जो पर कैपिटा इनकम और जो एसडीआई जो था वो उतना सर था नहीं। तो सर इस पर भी है सर कि क्या वो आर्गुमेंट हो सकता है फिर? ओके, सो अगर आप देखोगे जो पीजेंट्स का डिक्लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ मेजर, देखो पीजेंट्स हर जगह पे ऑप्रेस थे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऑप्रेस थे, हर फ्रांस में तो पूरा रेवोल्यूशन ही पीजेंट्स के ऑपरेशन पे था, है ना। पीजेंट्स के ऑपरेशन की वजह से ही ना वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, पीजेंट्स के ऑपरेशन की वजह से साउथ अमेरिका लिबरेट हुआ। तो पीजेंट ऑपरेशन ऐसा मत आप कह सकते हैं कि पीजेंट ऑपरेशन इंडिया में था। लेकिन एक और चीज है, जो मेन पीजेंट ऑपरेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, दैट हैपेंड विद द कॉर्नवालिस का जमींदारी सिस्टम। 1793 का जो जमींदारी सिस्टम था, जिसमें अज्यूम किया गया कि जमींदार जो हैं वो पैसा लगाएंगे फॉर द बेनिफिट, ओके, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लैंड। ये चीज हुई नहीं। जमींदार ने क्या किया, जमींदार ने अपने बेटरमेंट के लिए ही स्टार्टेड लिविंग मोर, ओके, ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एक्सट्रैक्टिंग एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द पेजेंट्स। और इसके पहले जमींदारी सिस्टम के पहले जो भी सिस्टम था, ओके, दैट वाज आल्सो ऑप्रेसिव, लेकिन इट वाज एक्चुअली नॉट लीडिंग टू मास पोवर्टी। उसके पहले का जो सिस्टम था, दैट वाज नॉट लीडिंग टू, पीपल वेयर सेल्फ सफिशिएंट। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कैसे मुर्शिदाबाद के जो आर्टिजन्स थे, दे वेयर एक्चुअली वेरी रिच, अच्छा खासा पैसा कमाते थे मसलिन क्लोथ्स और इस सबको वीव करके, and they had a very good social standing also. You read the accounts, okay, आप रीड करोगे अकाउंट्स को तो आपको रियलाइज होगा कि जो आर्टिजन्स थे, दे एक्चुअली हैड अ वेरी गुड इनकम एंड दे वेर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। उनको किया क्या, मुर्शिदाबाद को जिसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल वेर देयर, मुर्शिदाबाद में उनको क्या, सभी को, लैक्स ऑफ पीपल विथ हाई इनकम, उनको क्या किया उन्होंने, गरीब कर दिया। ओके, ये चीज आरसी दत्त और दादा भाई नरोजी ने भी पॉइंट की है अपने इकोनॉमिक क्रिटिक में और पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। ओके, ऑल राइट। सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे जमींदारी, रियोटवारी, ये सब की वजह से पेजेंट एक्सप्लॉयटेशन और इंडेप्टेडनेस जो है, ओके, इंडेप्टेडनेस जो है, इन सबको इस सब का जो इंडेप्टेडनेस जो हम आज देखते हैं, प्रॉब्लम्स जो हम आज देखते हैं, स्पेशली इन दी, ओके, सेमी ट्राइबल कम्युनिटीज एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज,
दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज। ओके, रिपीटेड फैमिन्स, बंगाल फैमिन था 1943 का, और वहां पर जो शिप आ रहा था बे ऑफ बंगाल से खाना लेके कैलकाटा पोर्ट पे, उसको रुकने नहीं दिया गया और उसको डाइवर्ट कर दिया गया फॉर द वेल फेड टॉमीज। टॉमीज कौन थे? टॉमीज थे ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश ट्रूपर्स जो होते थे, उनको उनके पास खाना पहले से था, लेकिन उनके रिजर्व के लिए खाने को दे दिया गया। उसके वजह से बंगाल में, मद्रास में, ओके, बिहार में, इन सब जगह पे फैमिन बढ़ता चला गया। And this exacerbated the poverty level. Okay, exacerbated, I always have this problem with pronouncing this word, exacerbated. Okay, एक और famine आया था during the 1780s, and actually that led to the vanishment of almost a good chunk. I think once I claimed 97%, but that, okay, but that नहीं, कैलकाटा में आया था, वो बंगाल में आया था, तो उसमें आई थिंक क्लोज टू a good amount, 40% 30-40% population was wiped out. Okay, so ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि because of the Britishers, okay, the poverty situation in India exacerbated. Okay, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, रूरल पोवर्टी, अर्बन पोवर्टी, इस पे यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में। उस क्वेश्चन को मैं अभी आपको भेजता हूँ आफ्टर द क्लास। तो रूरल पोवर्टी जो है, ओके, रूरल पोवर्टी इज बेसिकली, उसका जो क्राइटेरिया है वो अलग है, और अर्बन पोवर्टी का क्राइटेरिया अलग है। रूरल पोवर्टी का कॉजेज जो है वो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्यूडल स्ट्रक्चर, देन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्लस देयर इज अ लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी एक प्रॉब्लम है। अर्बन पोवर्टी जो है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल पे, रूरल पोवर्टी है एक्चुअली यू कैन एंजॉय गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्पाइट बीइंग पुअर। ओके, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू से, लेकिन यू ब्रीथ गुड एयर, यू लिव इन ओपन स्पेसेस, ओके, यू आर वेरी क्लोज टू द नेचर, तो आपके मेंटल हेल्थ पे भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ऑल्दो यू माइट स्ट्रगल, ओके, टू गेट 2 स्क्वायर मील्स। लेकिन अर्बन पोवर्टी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी असॉल्ट करता है, बिकॉज नाउ यू आर लिविंग अंडर क्रैम्ड क्वार्टर्स, यू आर लिविंग इन अनसैनिटरी कंडीशंस, डिसेंट्री, डायरिया, प्लेग, ये सारे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, स्लम्स में बेसिकली रह रहे हो, तो योर मेंटल हेल्थ टेक्स अ हिट माय फ्रेंड। अब यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल अगर मैं दूंगा, तो रशियन रेवोल्यूशन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था व्हाई डिड द 1904 मैसेकर हैपन, मॉस्को मैसेकर हैपन। वहां पर हुआ क्या, नहीं सॉरी, सेंट पीटर्सबर्ग मैसेकर हैपन। तो वहां पर हुआ क्या था, दैट बेसिकली जो स्लम वर्कर्स थे, रशिया के स्लम वर्कर्स थे, दे वेंट टू पिटिशन दी जार एंड दे सेड कि सर हमारा ना कंडीशंस बहुत खराब है, वी आर अर्बन पुअर्स। तो अर्बन पुअर्टी के वजह से ही रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर बना था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अर्बन पुअर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंडिया में रूरल पोवर्टी इज ऑन कंसिस्टेंट डिक्लाइन, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? इंडिया में रूरल पोवर्टी इज ऑन अ कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट डिक्लाइन। It was not the rebellion I'm talking about, it was the petition that the people gave, जिसको लीड कर रहा था वो रशियन क्लर्जीमैन, फादर जो लीड कर रहा था, एंड दे वर सिंगिंग जार माय फादर, एंड दे वर शॉट ऑन बाय द जार। द आंसर इज रॉन्ग। इंडिया में रूरल पोवर्टी इज ऑन द राइज, यस, द संडे मैसेकर, ओके। रूरल पोवर्टी जो है इट इज ऑन द राइज, ये ध्यान रखना आप, ट्रेंड्स को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे जब हम कवर करेंगे तो वन फोकस ऑफ आर्स विल बी ऑन दी ट्रेंड्स, बिकॉज यूपीएससी ट्रेंड्स पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ये ऊपर गया है, पल्सेस का प्रोडक्शन ऊपर गया है, हम मरीन एक्सपोर्ट्स ऊपर गया है कि नीचे गया है। तो तरीका होता है इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने का, उसको जानना होगा हमें, तभी जाके प्रीलिम्स और मेंस में इकोनॉमिक सर्वे हम यूज कर पाएंगे। एक चीज है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, वी आर टॉकिंग अबाउट पीआईबी जो है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका जो रिलीजेस है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, आरएसटीवी डिबेट्स। तो पता है एस्पिरेंट्स ना उसको बहुत लाइट ले लेते हैं, मतलब करने के लिए कर लिया, ठीक है, कहीं से देख लिया, लेकिन उसको हमें एज अ सीरियस एस्पिरेंट एक्टिवली अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना होगा। प्लस
उससे क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं उनको प्रैक्टिस करना होगा। दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो लेकिन आपके तरफ से भी सीरियसनेस रहनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं ब्रिटिश सर्वेज एंड एस्टिमेट्स पे। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ सर्वेस किए थे पुअर्टी पे, बट बहुत ज्यादा उनका कंसर्न नहीं था, बिकॉज एक एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप में थे इंडिया के साथ। एक एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप में थे इंडिया के साथ, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि कुछ वो आ जाए, किसी भी तरीके का डेटा मिल जाए जिससे, बिकॉज दे वर नॉट कंसर्न। ओके, दे वर नॉट कंसर्न अबाउट दिस कि मुझे पुअर्टी कम करनी है कि नहीं करनी। उनका कंसर्न था कितना इंडिया से हम वेल्थ एक्सट्रैक्ट कर लें एज मच एज पॉसिबल वाइल कीपिंग द पीपल फाइटिंग विथ ईच अदर। अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल मेथड ऑफ पोवर्टी एस्टिमेशन में। तो सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने अपने बुक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पे 1901 में ही अटेम्प्टेड टू क्वांटिफाई पोवर्टी। एक चीज ध्यान रखना, GS1 में जब भी पोवर्टी एस्टिमेशन पे क्वेश्चन आएगा एंड दे विल आस्क यू कि ट्रेस दी पोवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स, तो थोड़ा पीछे जाना, डोंट स्टार्ट विथ 1947। always go to Dada Bhai Naroji, always go to the famine commission, always go to the Bombay plan। उसके बारे में 2 से 3 लाइन में आप डिस्कस कर लेना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट द एग्जामिनर शुड नो okay that this guy or this girl he or she knows that okay how to write the answer। तो हमेशा याद रखना कि पोवर्टी एस्टिमेशन का पहला जो कंसेप्ट था या पहला जो अटेम्प्ट था, दैट वाज डन बाय दादा भाई नरोजी इन हिज बुक। ओके, दादा भाई नरोजी की किताब थी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो ही सेड कि अ लार्ज चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे वेर मेड डेलिबरेटली पुअर बाय द ब्रिटिश पॉलिसी। देन द फैमिन कमीशन। ओके, इज दिस द स्ट्रैची कमीशन? कोई बता सकता है? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द स्ट्रैची कमीशन? have you guys heard about the Strachey commission? Yes। सो बेसिकली फैमिन कमीशंस जो थे वो बार बार बने थे, एंड यू नो पटना बिहार में एक गोल घर है, देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल घर। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर पीपल हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट। सो गोल घर जो है, इट्स एन आइकॉनिक प्लेस जहां पर यू नो टूरिस्ट होता है, टूरिज्म बहुत होता है। तो गोल घर जो है, ओके, गोल घर जो है बेसिकली इट वाज मेड आफ्टर द 1885 फैमिन जो बिहार को ग्रिप किया था। एंड 1885 के फैमिन में उन्होंने क्या जो कमीशन बना था, उन्होंने बोला था कि बिहार बंगाल वाला जो एरिया है वहां पर बहुत फैमिन्स आते रहते हैं। ओके, बिकॉज बहुत फिकल नेचर होता है मॉनसून वगैरह का, तो उसके वजह से फैमिन आते रहते हैं। सो व्हाट वी ऑट टू डू कि एक ग्रेन स्टोरेज के लिए एक बड़ा यू नो स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो आज भी अगर आप जाओगे पटना में, तो कोई अगर आपको आप बोलोगे कि मुझे घूमना है, okay, I want to see some iconic places, तो पटना में there is गोलघर, and गोलघर was made after one of the recommendation of the famine commission in 1885। okay, yes। और ये जो famine commission है, there was this one Strachey commission also which established to investigate the causes of famines। और ये जो commissions है, they provided early insights। they did what? They provided early insights into poverty। बिकॉज फैमिन में जब आप फैमिन रिलीफ के लिए काम करोगे, तो ऑब्वियसली फैमिन रिलीफ किसको चाहिए सबसे ज्यादा? अपर मिडिल क्लास या यू नो मर्चेंट क्लास को या जमींदार क्लास को? नहीं, पीजेंट्स क्लास को, लैंडलेस पीजेंट क्लास। तो उनका एस्टिमेशन के लिए जो कमीशंस बने थे, फैमिन कमीशन, उनका एक साइड इफेक्ट मान लो या बाई प्रोडक्ट मान लो कि काम उनका ये नहीं था कि पुअर्टी एस्टिमेट करे, लेकिन फैमिन रिलीफ का काम करना था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट पुअर्टी एस्टिमेशन भी करना पड़ गया उनको। पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ था? सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, 1950s में आपको पता है प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश करके कि आप यू नो देयर शुड बी अ प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल, बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ व्लादिमीर लेनिन। ओके, 1922 का, उसके हिसाब से दे वांटेड टू बेस द इंडियन इकोनॉमी, एंड दे वर वेरी इंप्रेस्ड विद स्टालिन्स 5 ईयर प्लान्स ऑफ 1930s, जिससे रशिया जो है इंडस्ट्रियलाइज हो गया था। सो प्लानिंग कमीशन वाज मेड कि हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे अपनी कंट्री को, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू और एक प्लान्ड वे में पॉवर्टी खत्म करेंगे। देन कम्स द वर्किंग ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, 1962 में बना था।
एंड दिस ग्रुप डेवलप्ड अ मेथोडोलॉजी टू एस्टिमेट पोवर्टी बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन, कि भाई तुम दिन भर में कितना खाना खा रहे हो, हाउ मच यू आर ईटिंग। ओके, और यहाँ पर ईटिंग का ये मतलब कल ही मैंने आपको बताया था, पतले होने के लिए कोई कम खा रहा है वो नहीं। ओके, यू आर स्टार्विंग योर सेल्फ बिकॉज वेट बढ़ गया है, दैट इज नॉट हंगर। हंगर इज व्हेन यू वांट टू ईट एंड यू आर अनेबल टू ईट। ओके, व्हेन यू वांट टू ईट एंड यू आर अनेबल टू ईट। तो कैलोरिक मेजर में, ओके, कैलोरिक मेजर में वर्किंग ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट ने बोला था, ओके, एक और see what the statement you are saying that it led to booming agricultural production, uh, that is true, लेकिन इसको मैंने क्लास में क्लैरिफाई एक्चुअली किया था दैट द बेस वाज सो लो, द बेस वाज वेरी लो। अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो किसी को 0 मार्क्स आ रहे हैं, अगर किसी को 0 मार्क्स आ रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा दोगे तो अचानक से उसको 40 नंबर आ जाएंगे। तो दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ 40 टाइम्स राइज। 0 से 40 जा रहा है तो 40 गुना ज्यादा उसने, ही हैज डन वेल। लेकिन वी ऑल नो दिस इज अ वेरी बैड मार्क्स। 100 तक जाने के लिए अभी भी रास्ता बहुत है। तो इंडिया ने क्या किया, कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया 1950s का। ओके, 1950s का कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया तो ऑब्वियसली 5-5.5% का ग्रोथ हो गया। एंड प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, दैट हमें लगा कि दिस 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 प्लानिंग कमीशन थिंग इज वर्किंग, लेट अस डबल डाउन। और हमें औकात अपनी 1960s में पता चल गई जब हमें प्लान हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा 67 से 69 के बीच में, क्योंकि प्लानिंग वाज नॉट वर्किंग। ओके, वी फेस्ड सम वॉर, तो उसका जो पूरा प्लानिंग कमीशन का जो पूरा एक इनविंसिबिलिटी था, लगातार 2 प्लानिंग कमीशन ने 5.5-5% ग्रोथ दे के, ओके, दे हैड दिस ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी, मतलब इंडिया को तो डेवलप कर ही देंगे अब। लेकिन 1960 में थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर आया, 62 वॉर, 65 की जंग, ओके, 66 की फैमिन, हमें अपनी औकात पता चल गई कि भाई इससे ना होना है, इससे नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई वी डिक्लेयर्ड द प्लान हॉलीडे। लेकिन फिर दिक्कत क्या हुई 1970s में, जियोपॉलिटिकल अपहीवल, 1971 वॉर यूएसएसआर के साथ। ओके, यूएसएसआर के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी, हमने क्या किया, डबल डाउन ऑन सोशलिज्म। उसके बाद 1980s and the 1990s, that was the era of 1980s and the 1990s, that was the era of political instability। तो आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो कि असल में जो पोवर्टी रिडक्शन है वो इंडिया में 2000 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार आई थी, वहां से काम हुआ, यूपीए ने काम किया, एंड नाउ 2014 से जब एनडीए की नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने वो काम कर रहे हैं। अब इसमें एक कॉमन थीम कोई बता सकता है, व्हाट इज द कॉमन थीम स्टार्टिंग फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, टू दी नरेंद्र मोदी सेकंड टर्म? इसमें एक कॉमन थीम है, कोई बता सकता है व्हाट, इसके वजह से पोवर्टी रिडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है? नहीं, नॉट ट्रांसफर पेमेंट, नॉट मनरेगा। द आंसर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी माय फ्रेंड्स। इंडिया एक्सपीरियंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंदिरा गांधी डेथ, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के टर्म में देखी, 1999 से लेके 2004 के बीच में। और 2004 के बाद 10 साल ऑल्सो कांग्रेस गॉट द गुड मैंडेट, और उसके बाद मोदी जी को भी मिला अच्छा मैंडेट। तो उसके वजह से जो पोवर्टी रिडक्शन मेथड्स है, they actually started working post 1999 because we became politically stable, तो we could focus। okay, we could focus। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और आपके सामने है, whatever the, okay, whatever the evidence is, it is in front of you। anyways, अब हम पोवर्टी लाइन एस्टिमेशन की बात करें तो वाई के अलग अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे, ही वाज वेरी क्लोज टू he was very close to Indira Gandhi, and he was only 38 years old when he was entrusted with the responsibility of poverty line estimation। तो 1979 में वाई के अलग जी जो थे, he proposed a method to define poverty line based on the caloric requirement। तो उन्होंने भी इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप जो था 1962 का, उसको बेसिकली एक लेजिटिमेसी दी, एंड ही सेड कि नहीं यार, कैलोरी ज्यादा बेटर है।
इनकम से हमें पता नहीं लगेगा कि कितना लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, कितना लोग एक्सेस कर सकते हैं। लकड़वाला कमिटी जो थी 1993 में, पोस्ट दी एलपीजी रिफॉर्म्स, पोस्ट दी एलपीजी रिफॉर्म्स 1993 में, इट रिवाइज दी मेथोडोलॉजी टू इंक्लूड प्राइस वेरिएशंस अक्रॉस स्टेट्स एंड रूरल अर्बन डिफरेंसेस। तो प्राइस वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई वेंट टू उड़ीसा, व्हेन आई वेंट टू बंगाल, तो वहां पर प्राइसेस बहुत कम है, वहां पर प्राइसेस बहुत कम है। इवन इन मैसूर I found this thing that the prices are very low. You go to Mysore and eat in any good restaurant, मतलब एक फैंसी रेस्टोरेंट में मैसूर में खाना खाओगे, द बिल केम टू बी फॉर 4 people 400 रुपए। एंड दिस वॉज अनथिंकेबल इन दिल्ली, बिकॉज दिल्ली की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा है। मुंबई जाओगे, वहां पर प्राइसेस अलग है, गुजरात में प्राइसेस अलग है। ओके, तो बेसिकली लकड़वाला कमिटी ने क्या बोला, व्हाट डिड लकड़वाला कमिटी सेड, लकड़वाला कमिटी जो है ये बेसिकली ही रिवाइज दी मेथोडोलॉजी, जिसमें बोला कि भाई अक्रॉस स्टेट्स में प्राइसेस अलग हैं आपके। किसी टूरिस्टी प्लेस में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है वो एजिटेट हो जाती है। अगर मान लो कि आपका जो जहां पर जिस सिटी में रह रहे हो वो टूरिस्टी है, वहां फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ओके, बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। ओके, तो आप एजिटेट हो जाओगे। लेकिन ये चीज पोवर्टी एस्टिमेशन में कोई बात नहीं कर रहा था, अंटिल एंड अनलेस लकड़वाला कमिटी केम एंड टोल्ड द गवर्नमेंट दैट ओके यू नीड टू इंक्लूड दिस प्राइस वेरिएशन। अदरवाइज अदरवाइज हम सही मायने में ये नहीं देख सकते। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ डोमेस्टिक पीपीपी। मैं ये बोल सकता हूँ ये डोमेस्टिक परचेजिंग पावर पैरिटी है, कि 1 रुपए बिहार में जितना जाएगा वो 1 रुपए कर्नाटक में उतना नहीं जाएगा, 1 रुपए मुंबई में जितना जाएगा 1 रुपए मे बी ईटानगर में बहुत ज्यादा दूर जाएगा। 1 रुपए का सामान अगर आप मुंबई में ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते हो, लेकिन हो सकता है 1 रुपए में आप बंगाल के किसी सिटी में बहुत चीजें खरीद सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रीसेंट मेथोडोलॉजीज में। तो तेंदुलकर मेथोडोलॉजी, ओके, नॉट दी सचिन तेंदुलकर बट डिफरेंट तेंदुलकर। तेंदुलकर कमिटी मेथोडोलॉजी जो है वो 2009 में डिक्लेयर की गई थी। एंड उसमें क्या क्या थे, तो ब्रॉडर कंजम्पशन बास्केट, जिसमें तेंदुलकर कमिटी ने बोला था कि हेल्थ पे एक्सपेंडिचर, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर, क्लोथिंग पे एक्सपेंडिचर, और उसके साथ साथ फूड पे एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना है। ओके, वेरिएशंस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, गुजरात गुजरात का पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $4,400 समथिंग, ऐसा ही है, $4,500 के करीब है। वेराज बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, $1,600-1,500 के करीब है। तो आप दोनों के प्राइसेस अलग अलग होंगे ना। ओके, वहां पर अमीर लोग हैं, ओके, अमीर लोग हैं, प्राइसेस ऑफ इनपुट, यस, रॉ मटेरियल्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, ओके। यहां पर एक बात कही थी तेंदुलकर कमेटी ने, देखो हेल्थ इज अ वेरी बिग इशू, बिकॉज आई मेक अ स्टेटमेंट, आई मेक अ स्टेटमेंट एंड जस्ट इस पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, that majority of the Indian population, they are one big illness away from falling in poverty. Yes or no? Majority of the Indian population, they are one big illness away from falling in the being poor. इसका मैंने एग्जांपल कल दिया था, that there are people who depend on okay check paycheck to paycheck existence, मतलब आज खाना खा रहे हैं क्यों, क्योंकि सुबह में काम किया था। सपोज उनको कैंसर हो गया, सपोज उनके बच्चे को कोई बीमारी हो गई, सपोज उनकी स्पाउस या उनके स्पाउस को कुछ बीमारी हो गई, सो पेचेक टू पेचेक दे विल हैव टू लीव एवरीथिंग। 3 महीने के लिए एम्स के बाहर, 3 मंथ्स के लिए एम्स के बाहर अपना डेरा जमा लिया, बैठ गए वहां पर जाके। तो क्या 3 महीने में कुछ कमाई की? द आंसर इज नो। एंड सिंस दे डोंट हैव एनी सेविंग्स, जो भी सेविंग्स थी वो कहां चली गई? दवाई वगैरह लाने में। नाउ दे आर पुअर। एक ऐसी फैमिली जो लोअर मिडिल क्लास थी, ओके, जो महीने का 15-20 हजार रुपए कमा रहा था उसका आदमी, ओके, वहां का जो ब्रेड विनर है 15-20 हजार रुपए कमा रहा था, और दे वर एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ
नॉट अ लग्जूरियस लाइफ, बट दे वर एबल टू गिव। बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे थे, ओके, बच्चों की पेन कलम कॉपी उसका जुगाड़ कर ले रहा था, घर एक एक बेडरूम का घर ले ले रहा था, लेकिन 15-20 हजार रुपए जो है उसके चले गए बिकॉज ही वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर, और समबडी इन हिज फैमिली इज डायग्नोस्ड विथ कैंसर। वो चला गया एम्स में, एम्स के बाहर 3 महीने बैठा रहा, कीमोथेरेपी कराते रहा, ओके, वहां पर फ्री का खाना खाते रहा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी जॉब जा चुकी थी, और वो बंदा जो है नाउ ही इज, ओके, नाउ ही इज पुअर। अब लोअर मिडिल क्लास से वो खुश हो गया पुअर में। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज आस्किंग एवरीवन पैसे दे दो, कुछ नहीं पैसे मेरे पास बचे। तो तेंदुलकर कमिटी ने यही बोला दैट कब तक हम एक सुपरफिशियल वे में पुअर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ डोंट हैव एक्सेस टू हेल्थ गुड एजुकेशन, अगर गुड एजुकेशन नहीं है, यू आर स्टक इन परपेचुअल पुअर्टी, यू आर स्टक इन परपेचुअल पुअर्टी। आपके फादर मदर पढ़ लिख गए, आपके पेरेंट्स पढ़ाई कर गए, आपको भी पढ़ा लिया, लेकिन क्या आपके घर में जो मेड काम करती हैं उनके बच्चे को सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिला जो आपको मिला? द आंसर इज नो। सो यू हैव एन अनफेयर एडवांटेज बिकॉज ऑफ द हाउस दैट यू आर बोर्न इन। आप जिस घर में पैदा हुए उसके वजह से आपको एक एडवांटेज मिला दैट ओके, आपके फादर अगर 60,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपकी भी उतनी औकात हो चुकी है पढ़ने के वजह से कि 60-70 हजार रुपए की जॉब कर सकते हो। लेकिन जो मेड है जो 3-4 हजार में बर्तन मांज रही है, उसने इस लेवल तक ही पढ़ाई की कि मे बी 5-6 हजार रुपए तक वो कमा सके कहीं पर, ओके, प्यून बन के। द आंसर इज, यहां पर अगर आप देखोगे तेंदुलकर कमेटी ने बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन में भी आपको देखना पड़ेगा, एजुकेशन में भी आपको देखना पड़ेगा कि दिस इज ऑल्सो अ हैंडीकैप। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू योर किड्स, दिस इज ऑल्सो अ हैंडीकैप। और ये जनरेशनल पुअर्टी में कन्वर्ट होता है। दिस कन्वर्ट्स इनटू जनरेशनल पुअर्टी बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, not only the current generation but the future generation is also pushed into poverty. Same thing happens with health. This also leads to generational poverty. फादर चले गए, समझो ऐसे, फादर चले गए, फादर की ट्रीटमेंट पे 5 लाख रुपए खर्चा हुआ, फादर की डेथ हो गई, लेकिन अब लड़का भी 5 लाख रुपए जो उनका बेटा है उस पे वो डेट आ गया, किसी साहूकार से लिया था, किसी बैंक से लिया था। नाउ ही इज ओके, ही इज वर्किंग कि डेट मेरा कैसे, फादर ने जो डेट लिया था उसको मैं कैसे हटा दूं, घर चला गया डेट की वजह से, कोलैटरल के तौर पे घर रखा था। ठीक है, तो ये जनरेशनल पोवर्टी हुई कि नहीं? तेंदुलकर कमेटी ने वही बोला था, डोंट रिलाई ऑन द सुपरफिशियल इनकम मेथड। देन ही तेंदुलकर कमेटी ऑल्सो सेड अबाउट द यूनिफॉर्म पोवर्टी लाइन बास्केट, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक यूनिफॉर्म पोवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। तो नाउ तेंदुलकर कमेटी ने रूरल एरिया को भी बताया कि रूरल पोवर्टी इज फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड अर्बन पोवर्टी का डिफरेंट कॉजेज होता है, उसको हमें एक्नॉलेज करना है। एंड प्राइसेस आर डिफरेंट, मे बी रूरल एरियाज में आप 300 रुपए में अच्छा खा पी लोगे, ओके, वहां पर आलू जो है वो 10 रुपए का है, वही शहर में कितना है, 20 रुपए का आलू है। तो 300 रुपए गोज अ लॉट लॉन्गर इन अर्बन इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में बेसिकली वेल्थ ज्यादा है, वेल्थ इज मोर कंसंट्रेटेड, तो प्राइसेस भी ज्यादा होगी, ओके। देन कम्स योर कैलोरी कंजम्पशन। सो जो तेंदुलकर कमिटी जो है, it moved away from anchoring the poverty line solely on the calorie intake. उन्होंने बोला कि पोवर्टी लाइन को मॉनेटरी एक्सपेंडिचर के साथ ऑल्सो, तो हमें सोलली कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पे नहीं रिलाई करना है, हम मॉनेटरी एक्सपेंडिचर कितना पैसा खर्चा कर रहे हो उस पे भी, और सर्टेन लिविंग स्टैंडर्ड्स कि आप क्लोथ्स, ओके, कि कपड़े खरीद पा रहे हो, साल में अगर एक बार नए कपड़े खरीद पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड मेट्रिक, दैट ओके यू आर अबव द पुअर्टी लाइन। लेकिन आप 3-4 साल से कपड़े चाह के भी नहीं खरीद रहे हो, यहां चाहना इज अ वेरी बिग वर्ड, यू वांट। आप कपड़े नहीं खरीद रहे हो बिकॉज यू आर फ्रूगल, बैंक में पैसे हैं डजंट मीन यू आर पुअर। आपके पास अच्छे कपड़े, जूते आपके सही चल रहे हैं, जूते से आप सेटिस्फाइड है, आप फिर नहीं खरीद रहे हो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन चाह के नहीं खरीद पा रहे हो साल में एक बार कपड़े, और फ्रॉम अ नॉर्मल स्टोर, देन यू आर ओके, यू कैन बी क्लासिफाइड एज अ पुअर। And Tendulkar committee used the CPI-AL, that is the Consumer Price Index for agricultural laborers for rural areas. Why?
Why? Because majority of the people in rural areas are the agricultural laborers and CPI IW, that is industrial workers. So in the rural setting AL and in the urban setting IW, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मेजोरिटी जो डेमोग्राफी है पुअर का इन रूरल एरियाज, दे आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वेयर एज मेजोरिटी डेमोग्राफी ऑफ पुअर इन अर्बन एरियाज आर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ये चीज आपको समझ आ गई? व्हाई डिड द तेंदुलकर कमिटी ऑप्ट फॉर द सीपीआई एएल एंड द सीपीआई आईडब्ल्यू? द आंसर इज बिकॉज मेजर जो पुअर होते हैं दे आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन रूरल एरियाज एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज. और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. डिफरेंस क्या होता है कि सर्टेन थिंग्स यू डोंट डू इन रूरल एरियाज. आप रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं जाते हो, आप यू डोंट बाय क्लोथ्स सो ऑफन इन रूरल एरियाज, वेयर एज इन अर्बन एरियाज आपका जो स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस. एजुकेशन पे खर्चा एएल में ज्यादा नहीं होता है, एग्रीकल्चरल लेबर्स का एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा नहीं होता बिकॉज देयर आर नॉट मेनी प्राइवेट स्कूल्स, वेयर एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स में थोड़ा सा कंपटीशन होता है दैट ओके आई कैन सेंड माय किड्स टू अ बेटर स्कूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर ऑप्शंस. तो प्रेजेंस ऑफ मोर ऑप्शंस, मोर स्पेंडिंग एवेन्यूज टू स्पेंड इज हायर माय फ्रेंड्स. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो एवेन्यूज हैं दैट इज मच टू स्पेंड इज मच हायर इन अर्बन एरियाज. ठीक है. यस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ वर्किंग इन एन हजार्डस एनवायरमेंट. ओके, अब हम आ जाते हैं रंगराजन कमेटी पे. 2014 में मोदी जी जिस साल के स्वॉर्न इन हुए थे उस साल का ये कमेटी है. सो उसने बोला, उन्होंने क्या बोला था कि तेंदुलकर कमेटी का जो पॉवर्टी लाइन है ओके दैट इज नॉट एडिक्वेट, उससे थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ेगा और हायर रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन. बिकॉज देखो 27 रुपए, पहले क्या बात हुई थी कि भाई 27 रुपए से जो कम कमाता है वो पुअर है, 27 रुपए से ज्यादा जो कमाता है वो पुअर नहीं है. ये बेसिकली 27 रुपए में होता क्या था उस समय भी, 10 साल पहले भी 27 रुपए में ज्यादा चीजें नहीं आती हैं. 4 लोगों का पेट नहीं भर सकते हो 27 रुपए में. ओके, सो ही सेड कि जो रंगराजन कमेटी है, सेड कि थोड़ा सा हाई जाना पड़ेगा हमें, बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन को ऊपर धकेलना पड़ेगा. इट मेंट कि और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पुअर ऐड हो गए. ओके, then it also asked for inclusion of basic amenities like rent, conveyance, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में बस का भाड़ा कितना दे रहे हो, ऑटो का फीस कितना दे रहे हो आप. ओके, और हेल्थ पे आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो. हेल्थ डजंट मीन ओनली गोइंग टू हॉस्पिटल्स. हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि ओके योर मदर एंड फादर को लॉन्ग टर्म ओके देयर इज सम लॉन्ग टर्म क्रोनिक इलनेस जिसका 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपए का आपको मेडिकल एक्सपेंसेस हर मंथली, रिकरिंग मंथली एक्सपेंसेस करना होगा. सपोज यू आर अ गार्ड इन अ सोसाइटी, 10,000, 12,000 रुपए की आपकी तनख्वाह है, उसमें से 8,000 रुपए आप अपनी मम्मी का यू बाई समथिंग, मम्मी का इनहेलर, मम्मी का स्टेरॉइड्स या पापा का इंसुलिन, इस टाइप से आप खर्चा कर दे रहे हो. तो आपके पास कितना बचा बाकी चीजों पे खर्चा करने के लिए? 3-4 हजार. 3-4 हजार में तो आप सर्वाइव 4 लोग 5 लोग नहीं कर पाओगे. दिस इज द रियलिटी. मेजॉरिटी पीपल के लिए ये इंडिया में रियलिटी है. एक मेजर चंक जो है मेडिकल एक्सपेंसेस में चला जाता है. उसके पीछे का रीजन क्या है कल मैंने बताया था. व्हाई? बिकॉज पुअर इग्नोर्स. आपको थोड़ी भी सांस नहीं आती है, थोड़ा भी चेस्ट पेन नहीं होता है, आप नेक्स्ट डे चले जाते हो डॉक्टर के पास और उसको इनिशियल स्टेजेस में आप अरेस्ट कर लेते हो बीमारी को. लेकिन जो पुअर है वो इग्नोर करता है कि अगर आज मैं छुट्टी ले लूंगा तो दिहाड़ी कौन कमाएगा. आज मैं छुट्टी ले लूंगा, इफ आई नॉट अर्न टुडे व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली. ओके, दे विल नॉट बी एबल टू ईट, है ना. सो वो क्या करता है, इग्नोर तब तक करता है जब तक कि सेप्टिक ना हो जाए, जब तक कि किसी टाइप का बड़ा छोटा सा ट्यूमर, कैंसरस मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ना हो जाए. और उसके बाद एक्चुअली में उसका खर्चा ज्यादा होता है फ्रॉम अ मिडिल क्लास वाले तुरंत उस पर अटैक करते हैं बीमारी पे. जैसे ही होता है मिडिल क्लास अपर क्लास जो है तुरंत अटैक करके क्या करता है, उसको ले लेता है कि ठीक है भाई अब हम ऑपरेशन कर दो और इसको खत्म करो. लेकिन सिंस द पुअर इग्नोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टाइम तक इग्नोर करता है कि उसका एक्सपेंडिचर एक्चुअली में डबल ट्रिपल हो जाता है. बिकॉज फॉर एंड स्टेज डायग्नोसिस, फॉर मिड स्टेज डायग्नोसिस,
दी जो खर्चा है वो ज्यादा है। ओके, सो यही चीज रंगराजन कमेटी ने बोली थी। देन इट ऑल्सो सेट हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स। यहाँ पर माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ओके, माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग इशू। ओके, एंड उसके लिए फॉलिक एसिड, हीमोग्लोबिन, ओके, जिंक कितना है, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अ यू नो अ मदर। ओके, अ मदर हु इज एक्सपेक्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये सारे जो मेट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल बताया था सन मेटा प्रेफरेंस, सभी को याद है सन मेटा प्रेफरेंस की वजह से विमेन को है इशू होता है एमएमआर। एमएमआर जो है मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है, ये सारी चीजें जो है वो ऊपर जाती है। ठीक है, ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी रंगराजन कमेटी में। दे यूज द एंजल्स लॉ। व्हाट इज एंगल्स या एंजल्स लॉ? बेसिकली ये कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है आपका फूड पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनकम से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज ऐसे समझो, आज आप रोटी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, ओके, दाल खा रहे हो, तो सपोज आपकी इनकम अच्छी होगी, आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है। सो फूड पे आप एक लेवल तक आप एक्सपेंड करोगे, उसके बाद क्या करोगे? अच्छे जूते खरीदने लगोगे। ऐसा नहीं है कि अब मान लो 10,000 रुपए में से, यहाँ देखो एंजल्स लॉ समझाता हूँ, 10,000 रुपए में से 3,000 रुपए खाने पे लगा रहे हो, योर इनकम इज 10,000 और 3,000 इज योर एक्सपेंस ऑन फूड। 3,000 इज योर एक्सपेंस ऑन फूड। इसका मतलब क्या है? 30% ऑफ योर इनकम, 30% ऑफ योर इनकम इज गोइंग टूवर्ड्स फूड। लेकिन अगर मैं आपकी इनकम को 10 टाइम्स कर दूं, 100,000 कर दूं, ओके, तब आपका मैक्स टू मैक्स 10,000 होगा। रोज तो टाको बेल नहीं खाओगे ना, रोज तो आप केएफसी नहीं खाओगे। कितना भी खर्चा कर लो, 10,000 रुपए से ज्यादा खाना आपका नहीं जा सकता है। इट मीन्स कि आपका जो एक्सपेंडिचर ऑन फूड है, एज अ परसेंटेज इट हैज कम डाउन। हो सकता है कि आप नॉर्मल चावल खा रहे थे मोटा वाला, अब आप क्या खाओगे? बासमती खाने लगोगे, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। 75 रुपए की जगह 75 रुपए का बोरा आता था, उसके जगह आप 300 रुपए का बोरा ला रहे हो। लेकिन 10,000 से ज्यादा खर्चा कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए सैलरी जैसी होगी, आप यू विल बाई न्यू क्लोथ्स, आप बड़ा फ्रिज ले लोगे, ओके, अप्लायंसेस पे खर्चा करोगे, 2 टन का एसी कसवा लोगे घर में। ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू डू, बट यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड 1 लाख रुपीज, ओके, या 30,000 रुपीज, okay, 30,000 rupees on your food, because there is a limit up to which you can spend on food. तो ये एंजल्स लॉ को उसने इसमें इंक्लूड क्यों किया था? बिकॉज फूड जो है उसका इम्पैक्ट को कम करना था। पहले के जितने भी एस्टिमेशंस थे, कमिटीज थे, उनका डिसप्रोपोर्शनेट जो फोकस था वो फूड पे था। लेकिन रंगराजन कमेटी का ये भी कहना था कि एस्पिरेशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही है अपार्ट फ्रॉम फूड, एस्पिरेशन जो है एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ओके, अदर थिंग्स, परचेजेस से रिलेटेड एस्पिरेशंस अगर नहीं फुलफिल हो रही है, स्टिल यू आर पुअर। ओके, जो बेसिक एस्पिरेशन है ह्यूमंस की, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो दे ही वांटेड बाय इंक्लूडिंग द एंजल्स लॉ, ही वांटेड टू टेक द फोकस अवे फ्रॉम फूड। कि फूड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट वे में नहीं है। आज के डेट में इंडिया में एवरीबडी इज एबल टू ईट 2 स्क्वायर मील्स अ डे, almost everybody is able to afford, okay, there are avenues where you can afford 2 square meals a day। लेकिन अब उससे ऊपर उठना है। अगर आप खाना खा पा रहे हो, लेकिन आप होल वाला चप्पल पहन रहे हो जिसमें आपका टोज दिख रहा है, आप आपके आपके शर्ट पे होल्स हैं, बट यू आर नॉट एबल टू बाई, देन यू आर पुअर ऑल्सो। लेकिन सरकार क्या बोल रही है? नहीं भाई, तुम्हारे पेट में खाना है, तुम गरीब नहीं अमीर हो। ओके, रोटी के बाद कपड़ा आता है, राइट? कपड़े के बाद मकान आता है, तो रोटी इज डन, कपड़ा और मकान, ओके, कपड़ा और मकान जो है, कपड़ा और मकान को देखना है आपको। ओके, सो उसने ये भी बोला कि जो सीपीआई एएल है उसको, और सीपीआई आईडब्ल्यू है उसको, हर क्वार्टर में आप अपडेट करते रहो, जिससे इन्फ्लेशन हमेशा फैक्टर होते रहे, ताकि जो सरकार है उसके पास एक्यूरेट डेटा हो, उसके पास क्या हो? एक्यूरेट डेटा हो, ताकि वो अपनी पॉलिसीज में इंक्लूड कर पाए जो लोग जिनको जरूरत है इस चीज की।
अब हम फाइनल उस पे कंपोनेंट पे आ जाते हैं, दैट इज पोवर्टी लाइन। तो पोवर्टी लाइन होता क्या है? इट्स अ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब सभी समझते हो, मतलब एक लाइन होती है जिसके नीचे अगर आप जाते हो तो थ्रेशोल्ड के नीचे हो, और उसके ऊपर हो तो थ्रेशोल्ड के ऊपर आपको कहा जाता है। सो दिस इज द पोवर्टी लाइन। एक लाइन है, समझ लो एक इमेजिनरी लाइन है, उसके अगर आप नीचे फॉल करते हो ऑन सम क्राइटेरियाज तो आपको पुअर बोला जाएगा, और अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो आपको ओके नॉट पुअर बोला जाएगा। रिच नहीं बोला जाएगा लेकिन नॉट पुअर बोला जाएगा। इसको हम एपीएल बोलते हैं, अबव पोवर्टी लाइन, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं बीपीएल, दैट इज बिलो पोवर्टी लाइन। ओके, सो एक थ्रेशोल्ड होता है विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम or consumption that is necessary to satisfy the basic living needs. What is the basic living needs? What is the basic living needs? तो basic living needs जो है, it is basically रोटी कपड़ा मकान, जो अभी आई थिंक रंजन ने बताया था, your clothes, your food, फ्यूल, कन्वेयंस, इन सबको अगर बना लो, ठीक है। अब जैसे प्ले स्टेशन, मुझे प्ले स्टेशन खरीदना है, मैं प्ले स्टेशन नहीं खरीद पा रहा बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है। एम आई पुअर? द आंसर इज नो। लेकिन अगर मैं खाना नहीं कर पा रहा हूँ, ओके अगर मैं खाना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को भूख लगी है जोर से, ओके मेरे को टाको बेल का खाना है, 400 रुपए का बरीटो, मेरे घर में रोटी बनी हुई है, लेकिन मुझे 400 रुपए का पिज्जा खाना है, दैट इज नॉट पुअर। लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ खाने का। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, I don't have the means to even afford basic food, edible food, then I'm poor. Okay, so ये बहुत ही ज्यादा एक sensitive matter है। Many people will say कि okay मैं घूमने नहीं जा सकता, मैं बहुत गरीब हूँ। That is not poverty. घूमने के बिना survive कर सकते हो। Okay, PL is an absolute measure, poverty line is an absolute measure. Yes, you are correct. It signifies absolute poverty. अगर आपको एब्सोल्यूट पोवर्टी देखना है तो पोवर्टी लाइन होना जरूरी है, अदरवाइज विदाउट पोवर्टी लाइन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोवर्टी। ओके, इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क टू क्लासिफाई इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स एज पुअर और नॉन पुअर। ऑब्वियसली अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, एब्सोल्यूट पोवर्टी का एस्टिमेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग अ साउंड पोवर्टी लाइन, ओके, विथ अ फिक्स्ड पोवर्टी लाइन। अब थोड़ा सा इनकम वर्सेस कंजम्पशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इनकम क्राइटेरिया जो है, इट मेजर्स पोवर्टी बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स, कितना कमाते हो आप, ओके। देन इट यूजेज इज इन वेरी कॉमन इन डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज में क्यों होता है? बिकॉज वहां पर जनरली हेल्थ और एजुकेशन सॉर्टेड होता है। इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन तो अमेरिका का एग्जांपल दे सकता हूँ। वहां पर पीपल प्रेफर टू सेंड देयर किड्स टू द पब्लिक स्कूल और द गवर्नमेंट स्कूल्स। वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक एजुकेशन इज वेरी हाई। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिबेट ऑफ वोकिज्म एंड ऑल, लेकिन ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस अगर मैं लास्ट 50 साल का डेटा कलेक्ट करूं तो मेनी पीपल प्रेफर एक्चुअली गोइंग टू द पब्लिक स्कूल। और हेल्थ का जो मैटर है उसमें अगर आप देखो तो हेल्थ के मैटर में यूके का अच्छा है, वहां पर कुछ पैसा नहीं देना आपको, एनएचएस रहता है उनका, नेशनल हेल्थ सर्विस। तो ये सारी चीजें आर टेकन केयर ऑफ। जर्मनी में योर हेल्थ एंड एजुकेशन इज टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट। बाकी सारे स्टेट्स में, डेवलप कंट्रीज में हेल्थ एंड एजुकेशन इज टेकन केयर ऑफ। तो वहां पर सेंस बनता है इनकम क्राइटेरिया से पुअर्टी एस्टिमेट करने पे, क्योंकि वहां पर आपको रिलेटिव पुअर्टी देखनी है, क्योंकि वहां के सारे एब्सोल्यूट पुअर कम है। एब्सोल्यूट पुअर वन में भी 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, 0 पॉइंट समथिंग से एक्स से लेके 1% के बीच में। ओके, दे हैव टैकल्ड दिस, ओके दे हैव टैकल्ड दिस चैलेंज। एनएचएस क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। एनएचएस इज नेशनल हेल्थ सर्विस। तो हर साल 140 बिलियन पाउंड बजट में रहता है। और एनएचएस में अगर सपोज मैं गया लंदन, और लंदन में गलती से मैं गिर गया, मेरा स्पाइन टूट गया, तो जो वहां पर एक मैं कॉल करूंगा जिस एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस वाला आएगा मुझसे बिना पूछे कि मैं कौन हूं, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, कुछ नहीं। वो एक पब्लिक हेल्थ गुड है। ओके, एनएचएस इज अ पब्लिक हेल्थ गुड। एंड मुझे एम्बुलेंस में बैठाएगा, मुझे एम्बुलेंस में बैठाएगा और नियरेस्ट हॉस्पिटल में छोड़ देगा। हॉस्पिटल में मुझे कोई पूछेगा नहीं कि आपके पास इंश्योरेंस क्या है, बस मेरा नाम और डिटेल्स ले लेगा और मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। कैंसर की सर्जरी है या बहुत मेजर सर्जरी है, डजेंट मैटर, एवरी सर्जरी, एवरी मेडिसिन, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द एनएचएस। ओके,
एनएचएस मतलब है वहां पर पब्लिक हेल्थ गुड है। आप एक टूरिस्ट भी हैं, डजेंट मैटर, आप एक माइग्रेंट है, डजेंट मैटर, आप एक कुछ भी हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग है अगर यूके में, तो उसके लिए सरकार हर साल 140 बिलियन पाउंड जो है वो अलग रखती है नेशनल बजट से। ओके, अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना। उसका एक डाउन साइड है कि वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। आप आज जैसे मुझे मणिपाल में जाऊंगा या फोर्टिस में या मेदांता में जाऊंगा, तो कल का अपॉइंटमेंट, परसों का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, बिकॉज मैं पैसा दे सकता हूँ। वहां पर क्या है कि सभी के लिए फ्री है, तो एवरीबडी हैज टू स्टैंड इन लाइन, वेदर रिच और पुअर। रिच के पास थोड़ा सा एवेन्यूज होता है, दे कैन गो टूवर्ड्स ओके प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लेकिन कम है। ओके, यहाँ पर है 50-50, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर 50% एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर 50%। लेकिन वहां पर क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 1 to 2%, मेजोरिटी हॉस्पिटल्स आर कवर्ड अंडर द एनएचएस, तो दे आर कैशलेस ट्रीटमेंट होता है वहां पर, एंड दिस इज टेकन केयर ऑफ। तो उनको, किसी पुअर को ये नहीं सोचना है, किसी भी पुअर को ये नहीं सोचना है कि मैं, अगर मुझे कैंसर हो गया तो मैं क्या करूंगा। दे नो कि कीमोथेरेपी मिल जाएगी, कीमोथेरेपी मिल जाएगी, एवरीथिंग आई विल गेट। ओके, ओके। देन एडवांटेजेस, इट इज इजियर टू ट्रैक। आप बोल दो कि 20 रुपए से नीचे वाले सारे एक जगह खड़े हो जाओ, 20 रुपए से ऊपर वाले सारे एक जगह खड़े हो जाओ, 20 रुपए से नीचे वाले सारे गरीब हो, 20 रुपए से ऊपर वाले सारे अमीर हो। दिस इज सो सिंपल। यू डोंट हैव टू टेक द हेडेक कि कितना खाया, क्या खाया, आज दूध पिया कि नहीं पिया, कितना कैलोरी कंज्यूम किया, इतना हेडेक लेना ही नहीं आपको। इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू एक्सेस द रिसोर्सेस। बेसिकली रिसोर्सेस, इसको रिसोर्सेस को हटा दिया। कंजम्पशन मेथड में पूछ रहे हैं कि रिसोर्सेस कंज्यूम किया कि नहीं, यहां पर बोल रहे हैं कि पैसा है कि नहीं रिसोर्सेस कंज्यूम करने के लिए। दैट इज वेरी सिंपल मेथड। इसमें चैलेंजेस क्या है, वॉलेटिलिटी और इरेगुलरिटीज। यू कैन नॉट से कि अगर $50,000 कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि यू आर अबव पुअर्टी लाइन। हो सकता है कि हेल्थ एक्सेस नहीं कर पाओगे, जैसे केस है अमेरिका में, यूएस में हेल्थ इज वेरी एक्सपेंसिव। वहां पर आपका एक मेजर चंक जो है इंश्योरेंस में और हेल्थ में निकल जाता है। सो वहां पर आप इनकम मेथड जो है वो फ्लॉड मेथड मानी जाएगी, एंड दैट दिस डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड्स। हो सकता है रेंट जो है उस पर्टिकुलर एरिया का बहुत ज्यादा है, एंड पीपल आर नॉट एबल टू लिव अ वेरी गुड लाइफ इन अ वेरी गुड अपार्टमेंट डिस्पाइट हैविंग अ गुड इनकम। सो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनकम है तो आप पुअर नहीं हो। ओके, then it also is very difficult in measuring the informal और नॉन मॉनेटरी इनकम, जो अंडर द टेबल इनकम होती है। या इंडिया के केस में अगर आप देखो तो 70% ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। 70% ऑफ द एबल पीपल दे वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो उसके वजह से उनका जो इनकम ट्रैकिंग है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो सेठ है उनका किराने के स्टोर पे काम करते हैं तो कैश में देता है जनरली। ओके, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक द कैश। कंजम्पशन क्राइटेरिया होता है पुअर्टी बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न, कितना खाया, कितना स्पेंड किया, उसके बेसिस पे होता है। इट इज मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने रीजन बता दिया, बिकॉज यहाँ पर हेल्थ इज नॉट टेकन केयर ऑफ, एजुकेशन इज प्रॉपरली नॉट टेकन केयर ऑफ, तो खर्चा जो है वहां पर आपको कंजम्पशन के बेसिस पे ट्रैक करना। ओके, इट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। आप यू आर एबल टू एक्सेस गुड क्वालिटी हाउसिंग, यू आर एबल टू एक्सेस गुड क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ और नॉट, इन सबको साथ लेके चलता है। इट स्मूथ्स द फ्लक्चुएशन दैट इज प्रेजेंट इन द इनकम। ओके, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि नॉन फॉर्मल सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं उनको भी आप काउंट कर सकते हो यूजिंग द कंजम्पशन पैटर्न। देन चैलेंजेस क्या रहता है, चैलेंजेस अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग का खतरा हमेशा रहता है। मोर कॉम्प्लेक्स डेटा टू मेजर एंड एनालाइज, क्योंकि बहुत सारे हेड्स रहते हैं। इनकम मेथड में सिर्फ एक हेड रहता है, कितना कमाया, इसमें है कि क्या खाया क्या नहीं खाया, कपड़े खरीदे कि नहीं खरीदे, ये सारी चीजें रहती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है एनएसएसओ, इट जनरली कंडक्ट्स द लार्ज स्केल एंड रेगुलर हाउस होल्ड सर्वेज अक्रॉस इंडिया। वो हेल्प करता है किसको, नीति आयोग को। आज के डेट में हमारा जो पुअर्टी एस्टिमेशन है वो नीति आयोग को सौंप दिया गया है। नीति आयोग इज व्हाट, दी सक्सेसर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। एंड एनएसएसओ जो है इट्स अ डेडिकेटेड ऑफिस which provides data on income, consumption, expenditure and socio-economic indicators. NFHS सुना होगा आपने, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे, सॉरी, आपने सुना होगा एनएफएचएस के बारे में। सो एनएफएचएस जो है ये बेसिकली क्या करता है, वो सैंपल्स को कलेक्ट करता है टाइम टू टाइम, ओके, ऑन अ 3 ईयर, ऑन अ 2 ईयर, ऑन अ 5 ईयर बेसिस, और उसको क्या करता है, कंटिन्यूअसली फीड करते रहता है डेटा
नीति आयोग को। नीति आयोग बोलता है कि ठीक है, ये डेटा को मैं लेके अपना जो गवर्नमेंट है उसको मैं बताते रहूंगा व्हाट कुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। सेंसस डेटा भी यूज करते हैं बहुत सारे कंट्रीज, इंडिया भी सेंसस डेटा पे रिलाई करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने अभी बताया आपको, सीपीआई एएल फॉर रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर लेबर क्या खर्चा करता है, कहाँ खर्चा करता है। और सीपीआई कंज्यूमर जो है आईआईडब्ल्यू, दिस इज फॉर अर्बन एरियाज। सीपीआई एएल जो है ओके बेसिकली वो ऑल द बास्केट, ओके इट्स बेसिकली अ बास्केट ऑफ गुड्स जो कि आप रूरल एरियाज में एक एग्रीकल्चरल लेबर खर्चा कर सकता है। और सीपीआई आईडब्ल्यू है बास्केट ऑफ गुड्स, उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती है जैसे हेल्थ एजुकेशन वगैरह डाला जाता है। एंड बेसिकली वो देखा जाता है कि क्या आप फूड एंड फ्यूल, ओके फूड एंड फ्यूल वगैरह, एजुकेशन वगैरह एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, एनजीओ का डेटा, ओके ये इन सबको भी फैक्टर इन किया जाता है। पोवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस चीज को याद रखना, एंड नॉट ऑन दी इनकम लेवल, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहां पर सिंस अ लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन इज इन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, तो इनकम मेथड विल बी विल बी बेसिकली ऑस्ट्रासाइजिंग अ बिग चंक ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ द कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वेरिएशन इन इनकम उसको भी देखा जाता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है और जो डेली वेज लेबरर है उसके इनकम में कितना गैप है, ये सारी चीजें उनको देखा जाता है। टेम्पररी नेचर ऑफ वर्क उसको भी देखा जाता है, बिकॉज रूरल एरियाज में जो वर्क होता है इट इज टेम्पररी इन नेचर। हार्वेस्टिंग सीजन में वर्क मिलता है, नॉन हार्वेस्टिंग सीजन में वर्क नहीं मिलता है। एडिशनल इनकम को भी काउंट किया जाता है, बिकॉज सी यू आर अ रेगुलर डेली वेज अर्नर और आपकी वाइफ जो है सिलाई बुनाई का काम करती है घर पे बैठ के, तो उसको भी काउंट किया जाता है, बिकॉज देन यू बिकम सॉर्ट ऑफ स्टेबल। आप अगर 500 कमा रहे हो और आपकी वाइफ 250 कमा रही है सिलाई बुनाई करके घर पे बैठ के, एंड शी इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, तो एज अ हाउस होल्ड 750 रुपए आप कमा रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट, दिस एडिशनल हाउस होल्ड इनकम। डाटा कलेक्शन जो है जनरली ओके दे यूज अ रेफरेंस पीरियड, फॉर एग्जांपल 30 डेज का और 30 दिन का जो रेफरेंस पीरियड से पूछा जाता है कि भाई आपने 30 दिन में, जब डेटा कलेक्ट होता है तो हर हाउस होल्ड से पूछा जाता है कि 30 दिन में क्या क्या खर्चा किया, किस पे खर्चा किया, क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, किस पे सबसे बड़ा खर्चा होता है आपका, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय एनएसएसओ। ओके, और इसके थ्रू नीति आयोग जो है एनएसएसओ का डेटा फीड करती रहती, एनएसएसओ जो है वो नीति आयोग को डेटा फीड करती रहती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ओके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको हम लोग फैक्टर इन करते रहते हैं। बास्केट ऑफ गुड्स का जो एक्सपेंशन है और लिमिटेशन है, सपोज देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स, देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स, और उसमें हम क्या करते हैं टाइम टू टाइम चीजें डालते रहते हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर इसमें इंटरनेट भी आ जाए। अगर आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हो, फोन सिम का पैसा नहीं भर पाते हो, तो हो सकता है आपको पुअर घोषित कर दे सरकार। तो सीपीआई जो है ओके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, एक बास्केट ऑफ गुड्स है जिसमें से चीजें निकाल भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, और उसके बेसिस पे एनएसएसओ जो है वो कैलकुलेट करेगी एंड देन इट इज गोइंग टू फीड टू द नीति आयोग, जो कि फाइनली पुअर्टी लाइन को एस्टिमेट करके और पुअर्टी स्कीम्स एंड पॉलिसीज को बनाएगी। ओके, so this is your poverty estimation in India. Any questions that you guys might have?